अम, क्या ये एक अजीब सा विरोधाभास नहीं लगता कि एक तरफ फिल्म स्टूडियोज करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मतलब बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर्स और महंगे कैमरास के साथ फिल्में बनाते हैं, और फिर भी दर्शक उन्हें नकार देते हैं? हाँ, ये तो हम रोज ही देखते हैं आजकल। वही ना। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम से घर में मोबाइल कैमरा से शूट किया गया सुबह की चाय का वीडियो, या दो भाइयों के बीच टीवी रिमोट को लेकर हो रही छोटी सी बहस, ये सब इंटरनेट पर हर दिन करोड़ों लोगों को अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखता है। सही बात है। ये सच में आज के डिजिटल परिदृश्य का सबसे दिलचस्प केस स्टडी है, जिसे हम आज के इस डीप डाइव में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो आज की हमारी इस चर्चा का विषय यही है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भारत के सबसे बड़े यूट्यूब व्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी उनके सफर का बहुत ही बारीक विश्लेषण करते हैं। और हमारा मिशन यहाँ किसी की बायोग्राफी पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद उस मोनेटाइजेशन या मुद्रीकरण के साइकोलॉजी को समझना है, जहां एक बिल्कुल साधारण और बिना किसी चमक धमक वाली जिंदगी डिजिटल दुनिया का सबसे महंगा कंटेंट बन जाती है। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि वायरल होना कोई किस्मत की बात है। वही, अगर इसको एक रूपक के जरिए समझे ना, तो इंटरनेट पर कोई एक फनी वीडियो वायरल होना किसी बोतल में अचानक बिजली पकड़ने जैसा है। ये एक घटना है जो बस हो गई। लेकिन सौरभ जोशी का जो मॉडल है वो बोतल में बिजली पकड़ना नहीं है। सही कहा। वो एक बहुत ही मजबूत लाइटनिंग रॉड बनाने जैसा है। एक ऐसा ढांचा जो अगर एक बार खड़ा हो गया तो वो रोज बिना छू के उस डिजिटल ऊर्जा और दर्शकों के ध्यान को अपनी तरफ खींचता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रातों रात नहीं हुआ। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये कहानी 1999 में देहरादून के एक बहुत ही साधारण परिवार से शुरू होती है। एक ऐसा घर जहां आर्थिक संसाधन काफी सीमित थे। और पढ़ाई में भी वो कोई टॉपर नहीं थे, है ना? बिल्कुल, वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनका ध्यान किताबों से ज्यादा अपने स्केचबुक पर रहता था। यहाँ पर जो उनके शुरुआती साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केवल उनकी लाइफ स्टोरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो उस वर्क एथिक की नींव है जो बाद में उनके व्लॉगिंग साम्राज्य का आधार बना। वही, जब हम सौरभ जोशी आर्ट्स वाले शुरुआती चैनल को देखते हैं तो वो एक बहुत ही शांत और अकेलेपन वाली प्रोसेस थी। हाँ, ड्राइंग और पेंटिंग करना, 3D ड्राइंग बनाना या रियलिस्टिक सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स बनाना, ये ऐसी चीजें जिनमें तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता। सही बात है। एक पोर्ट्रेट को पूरा करने में लगभग कई घंटे या कभी-कभी दिन लग जाते हैं। और जब शुरुआत में उन्होंने ये आर्ट चैनल शुरू किया था तो स्रोत बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि उस पे कोई व्यूज नहीं आ रहे थे। 0 व्यूज। और ये वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं। हाँ, हिम्मत हार जाते हैं। एग्जैक्टली। एक खाली कमरे में घंटों बैठकर अपनी कला को निखारना और फिर उसे एक ऐसे डिजिटल समंदर में डाल देना जहां कोई उसे नोटिस भी नहीं कर रहा है, ये एक बहुत गहरा मानसिक संघर्ष है। बिना ऑडियंस के लगातार काम करना आसान नहीं होता, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनके इस आर्ट को सपोर्ट किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां मेरा एक सवाल उठता है, सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट होना ही तो काफी नहीं हो सकता ना? आपका क्या मतलब है? मतलब इंटरनेट पर ऐसे हजारों आर्टिस्ट हैं जो शायद टेक्निक में बहुत ही कमाल के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाते होंगे। जैसे एक जमाने में M.F. हुसैन बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक सफल व्लॉगर भी बन सकते थे। हाँ, ये कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग है। तो फिर इस बात में क्या दम है कि एक आर्ट चैनल से शुरू हुई ये यात्रा अचानक भारत के सबसे बड़े लाइफस्टाइल एम्पायर में बदल गई? कला और व्लॉगिंग के बीच का ये ब्रिज कैसे बना? इस ब्रिज का सीधा सा नाम है पिवट। पिवट। हाँ, डिजिटल दुनिया में ये समझना बहुत जरूरी है कि कब अपनी दिशा बदलनी है। आर्ट चैनल से उनके अंदर एक अनुशासन तो आ गया था, लेकिन आर्ट की अपनी एक सीमा होती है। वही कि हर कोई घंटों बैठकर किसी को बस पेंसिल चलाते हुए नहीं देखना चाहता। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने सौरभ जोशी व्लॉग्स शुरू किया। वहां सिर्फ उनकी आर्ट नहीं, बल्कि उस आर्टिस्ट की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाने लगी। अच्छा, व्लॉग्स वाले चैनल पर शिफ्ट हो गए। और इस एक्सपेरिमेंट को जो सबसे बड़ा पुश मिला वो था 2020 का कोविड-19 लॉकडाउन। ओह, लॉकडाउन, उसने तो लोगों की साइकोलॉजी ही बदल कर रख दी थी। बिल्कुल। उस वक्त लोग अपने अपने घरों में कैद थे, डरे हुए थे और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। और इसी अकेलेपन की वजह से ऑनलाइन कंटेंट की खपत अचानक से आसमान छूने लगी थी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहे थे, वो कनेक्शन ढूंढ रहे थे। कनेक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ाव। हाँ, वो एक ऐसा सेफ कोना ढूंढ रहे थे जहां दुनिया उन्हें थोड़ी नॉर्मल लगे। और इसी दौरान सौरभ ने वो फैसला लिया
जिसने इस चैनल की पूरी कहानी बदल दी। आप उस 365 दिन वाले चैलेंज की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, 365 दिनों तक लगातार बिना एक भी दिन छोड़े डेली व्लॉग अपलोड करने का चैलेंज। बाप रे! ये 365 दिन का चैलेंज सुनने में शायद एक छोटा सा संकल्प लगे, लेकिन अगर हम इसके डिजिटल और मेंटल प्रेशर की बात करें तो ये किसी पहाड़ पर रोज एक भारी पत्थर ढकेलने जैसा है। सही कहा आपने। मैं तो इसको एक डिजिटल तमागोची पालने जैसे मानता हूँ। तमागोची, वो 90 के दशक वाले डिजिटल पेट्स। हाँ, वही जिन्हें अगर आप रोज सही टाइम पर खाना ना खिलाएं तो वो स्क्रीन पर ही मर जाते थे। यूट्यूब का एल्गोरिदम बिल्कुल वैसा ही है ना? हाँ, एल्गोरिदम को भूख लगती है रोज। अगर एक भी दिन आपने उसे कंटेंट नहीं दिया तो वो आपकी रीच गिरा देता है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती वो एल्गोरिदम नहीं था। तो फिर क्या था? असली चुनौती ये थी कि 365 दिन तक हर रोज एक आम से घर में क्या नया दिखाया जाए। ये पॉइंट बहुत सॉलिड है। मतलब फिल्मों में तो मर्डर मिस्ट्री होती है, ड्रामा होता है, पर एक आम मिडिल क्लास घर में जहां कुछ भी वायरल होने लायक नहीं हो रहा, वहां से रोज 10 मिनट का दिलचस्प कंटेंट कैसे निकाला जाए? और यहाँ पर हैबिट लूप यानी आदत का मनोविज्ञान काम आता है। हैबिट लूप को थोड़ा समझाएंगे आप? देखिए, जब कोई क्रिएटर लगातार एक ही टाइम पर हर दिन अपनी ऑडियंस के सामने आता है तो लोग उसे किसी टीवी शो की तरह नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानने लगते हैं। मतलब उनकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। हाँ, इसको मीडिया थ्योरी में पैरासोशल रिलेशनशिप कहा जाता है। पैरासोशल रिलेशनशिप? हाँ, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डायनामिक है जहां दर्शक को लगता है कि वो क्रिएटर उनका बहुत करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर है, भले ही वो उनसे कभी ना मिला हो। वाओ! तो जब 365 दिन तक कोई अपना घर, अपनी फैमिली या अपनी आम सी बातें शेयर करता है, तो दर्शक इसलिए नहीं आते कि आज व्लॉग में कोई एक्शन सीन होगा। एग्जैक्टली। वो आते हैं क्योंकि वो उनकी सुबह की चाय या कॉफी पीने जैसी आदत बन चुकी है। उन्हें एक तरह का सुकून मिलता है। हाँ, एक एंग्जाइटी रिलीफ। इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो शांत है और अपना सा लगता है। ये जो आपने सुकून की बात की, मुझे लगता है इस सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है। अगर आज हम इंस्टाग्राम या इंटरनेट के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखें तो वहाँ हर चीज़ हाइपर क्यूरेटेड है। सब कुछ एकदम परफेक्ट और फिल्टर्ड। वही तो, लोग दुबई में छुट्टियां मना रहे हैं, महंगी स्पोर्ट्स कार्स के साथ पोज दे रहे हैं, या फिर एआई जनरेटेड परफेक्शन दिखा रहे हैं। और ये सब देखकर इंसान थक जाता है। बिल्कुल। इस नकली और थका देने वाली दुनिया के बीच जब कोई कैमरा उठाता है और अपने घर की वही पुरानी दीवारें, अपनी माँ के हाथ की रोटी या फर्श पर बैठकर परिवार के साथ हुई गुपशुप दिखाता है ना, तो वो रॉनेस या कच्चापन एक लग्जरी बन जाता है। सादगी अब बस सादगी नहीं रही, वो एक बहुत प्रीमियम कंटेंट बन गई है। सही बात है। और इस कच्चेपन और सादगी को बनाए रखने में उनके परिवार का और खास तौर पर उनके छोटे भाई पीयूष जोशी का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। हाँ, श्रोताओं का डीपली विश्लेषण करने पर ये एकदम साफ हो जाता है कि पीयूष इस पूरे व्लॉगिंग मॉडल का एक बहुत बड़ा एंकर है। एंकर कैसे? देखिए, छोटे बच्चों में जो मासूमियत होती है वो किसी भी महंगी स्क्रिप्ट या प्रोडक्शन वैल्यू को हरा सकती है। हाँ, बच्चे तो सच बोल देते हैं बिना सोचे। वही ना, एक बच्चा कैमरा के सामने बिना किसी फिल्टर के बोलता है। अगर उसको गुस्सा आ रहा है या बुरा लग रहा है तो वो बोल देगा। और जो भाई बहन के बीच का झगड़ा या मस्ती होती है, उसकी नकल तो कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। दर्शकों को इन व्लॉग्स में सौरव और पीयूष नहीं बल्कि अपने ही घर के बच्चे नजर आने लगते हैं। ये रिलेटेबिलिटी का एकदम हाईएस्ट लेवल है। बिल्कुल, लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो उनके अपने घर जैसा माहौल है। पर एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस तरह के कंटेंट में कोई हाई स्टेक्स या बड़ा खतरा नहीं होता। मतलब अक्सर हमें लगता है कि ऑडियंस को बांधे रखने के लिए हर दिन कुछ सस्पेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ सस्पेंस क्या होता है कि आज शाम के नाश्ते में क्या बनेगा या आज परिवार घूमने कहाँ जाएगा। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ही तो आम जिंदगी है। और ये इंसानी दिमाग के बारे में बहुत बड़ी बात बताता है। इंसान दरअसल हर वक्त रोमांच नहीं चाहता, वो प्रेडिक्टेबिलिटी या स्थिरता चाहता है। सही कहा कि रोज सब कुछ नॉर्मल और स्टेबल हो। लेकिन यहाँ एक कैच है। इस स्थिरता और सादगी की एक कीमत भी होती है, और वो है कमर्शियल सक्सेस या व्यावसायिक सफलता। हाँ, क्योंकि आज उनके चैनल की ग्रोथ को देखें तो बात सिर्फ कुछ हजार व्यूज की नहीं रही। वही स्रोतों के अनुसार हम लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका हर एक वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही घंटों में कई मिलियन व्यूज पार कर जाता है। और इतने बड़े ट्रैफिक का सीधा सा मतलब है पैसा। यूट्यूब का एड रेवेन्यू, बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स और यहाँ तक कि म्यूजिक वीडियोस में भी उनका आना।
आज उनकी नेटवर्थ करोड़ों में अंकी जाती है। अगर हम एडवर्टाइजर्स या बड़े ब्रांड्स की नज़र से इस इकोसिस्टम को देखें ना, तो ये कंटेंट उनके लिए एक सोने की खान या गोल्ड माइन है। ब्रांड्स को इसमें क्या इतना खास लगता है? क्योंकि ब्रांड्स हमेशा ऐसे क्रिएटर्स को ढूंढते हैं जो ब्रांड सेफ हो, मतलब जिनके कंटेंट पर किसी भी विवाद या कंट्रोवर्सी का साया ना हो। ओह अच्छा, मतलब क्लीन कंटेंट। हाँ, एक ऐसा चैनल जिसे घर का हर एक सदस्य, दादा दादी से लेकर पोते तक, सब एक साथ बैठकर लिविंग रूम में टीवी पर देख सकें। सही बात है। आजकल इंटरनेट पर जहां गालियां, रोस्टिंग या कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी व्यूज ले आती हैं, वहां एक फैमिली व्लॉग एडवर्टाइजर्स के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि उनके रेवेन्यू और नेटवर्थ में ऐसी अद्भुत वृद्धि देखी गई है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास पैदा होता है, जिस पर हमें गौर करना चाहिए। कैसा विरोधाभास? एक तरफ इस पूरे साम्राज्य की नींव है ये बात कि हम एक आम भारतीय परिवार हैं। उनकी सादगी ही इस पूरे प्रोडक्ट की यूएसपी है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जब आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आने लगते हैं, जब आपके पास दुनिया घूमने, सबसे महंगी गाड़ियां खरीदने और एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने की पावर आ जाती है, तो आप उस सादगी को कैसे बरकरार रखते हैं? ये सच में एक बहुत ही डिफिकल्ट बैलेंस है। वही ना, ये एक बहुत ही खतरनाक बैलेंसिंग एक्ट है। क्योंकि जिस दिन उनकी ऑडियंस को लग गया कि अब ये इंसान आम नहीं रहा या अब ये अमीर और अहंकारी हो गया है, उसी दिन वो पैरासोशल रिलेशनशिप टूट जाएगा। हाँ, वो जो आदत वाली लूप है वो वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये काफी सटीक विश्लेषण है आपका। डिजिटल हिस्ट्री में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जहां क्रिएटर्स ने पैसा आते ही अपना लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल लिया, महंगी चीजों का दिखावा शुरू कर दिया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनके ऑडियंस उनसे डिस्कनेक्ट हो गई। वही, वो रिलेट ही नहीं कर पाए। लेकिन सौरव जोशी के केस में हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने अपनी इस ग्राउंडेड इमेज को बहुत ही अनुशासन के साथ बनाए रखा है। मतलब उन्होंने पैसे को सर पर नहीं चढ़ने दिया। सही कहा। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उनके व्लॉग्स का मेन फोकस आज भी परिवार, उनके आपसी रिश्ते और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों पर ही है। उन्होंने अपनी वेल्थ या पैसों को अपने कंटेंट पर हावी नहीं होने दिया। ये तो वाकई काबिले तारीफ है। और ये सिर्फ उनकी किस्मत नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी कंटेंट स्ट्रैटेजी लगती है। वो अभी अनमैरिड हैं, अपने करियर पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं, और उनका परिवार ही वो ग्रेविटी है जो उन्हें जमीन पर टिकाए रखता है। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये सच में हैरान करने वाला है। क्योंकि पैसा और शोहरत जब इतनी कम उम्र में और इतनी तेजी से आते हैं, तो भटक जाना बहुत ही नेचुरल सी बात है। हाँ, यूथ में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आम है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोतों से हमें एक काफी क्लियर तस्वीर मिलती है। वो ये कि सफलता किसी महंगे स्टूडियो या हाई एंड इक्विपमेंट की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक साधारण सा फोन, बिना व्यूज के लगातार काम करते रहने का धैर्य और अपनी असलियत को बिना किसी फिल्टर के दुनिया के सामने रखने की हिम्मत, बस यही वो टूल्स हैं जो एक मिडिल क्लास लड़के को डिजिटल दुनिया के शिखर तक ले गए। सही कहा आपने। पर इन सबके बीच एक ऐसी सोचने वाली बात है जो किसी भी डिजिटल युग के इंसान को थोड़ा परेशान कर सकती है। ऐसी कौन सी बात? देखिए, सौरव जोशी का सफर ये तो साबित करता है कि दुनिया के सबसे महंगे फिक्शन से ज्यादा ताकत एक आम जिंदगी के नॉन फिक्शन में है। लोग उसे पसंद करते हैं। हाँ, ये तो हमने भी डिस्कस किया। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपका लिविंग रूम, आपकी डाइनिंग टेबल, जब आपके घर का हर एक कोना एक परमानेंट ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में बदल जाए, तो वो निजी जीवन या प्राइवेट लाइफ और पब्लिक कंटेंट के बीच की जो बारीक लकीर होती है वो कहाँ खत्म होती है? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब आपकी हर निजी खुशी, हर फैमिली मोमेंट एक एल्गोरिदम को फीड करने का टूल बन जाए, तो सोचने वाली बात यह है कि कैमरा के बंद होने के बाद एक इंसान के पास अपना कहने के लिए कुछ बचता भी है या नहीं? वाकई ये अपने आप में एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर हमारे दर्शकों को भी थोड़ा रुककर सोचना चाहिए कि डिजिटल एज में हमारी प्राइवेसी की कीमत क्या है और हम उसे किस तरह कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आगे के वक्त के लिए एक बड़ा सवाल रहेगा। तो चलिए, इसी सोचने लायक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।